नमस्कार, सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शुरुआत करते हैं रायसेन से मिली एक हादसे की खबर के साथ, जिसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो IBC 24 पर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां गोपी घाट में एक महिला समेत 4 लोग अचानक बह गए थे। महिला पुरुष को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 की तलाश उसके बाद भी जारी है, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। भोपाल से महादेव पानी घूमने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आज पहुंचे थे। इस बीच ये हादसा हो गया। अचानक लहरें बढ़ गई, पानी का वेग बढ़ गया और इसकी वजह से लोग जहां थे वहां पर फंस गए। इस बीच लोगों ने अपने स्तर पर बचने की कोशिश की। इसमें से कुछ लोग बह गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की। 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग अब तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। रायसेन के इस गोपी घाट की तस्वीर, जहां पर ये भोपाल से बड़ी संख्या में आज पर्यटक पहुंचे थे। महादेव पानी इलाका यह बताया जाता है, जहां पर इसी तरह से रपटा बना हुआ है और लोग दरअसल इस जगहों पर जाकर किस तरह का जोखिम लेते हैं, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बहाव के बीच में लोग फंसे हुए हैं, यानी जब लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे तब बहाव इतना ज्यादा नहीं था। ऊपरी इलाकों में बारिश हुई, बारिश के बाद अचानक से इसका जलस्तर बढ़ा और लोग जहां थे वहां फंस गए। और इसके बाद जब पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज हुआ तो कुछ लोग उसमें बह भी गए। लोगों ने आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश की। 2-3 लोगों को बचाया गया, लेकिन 2 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, जिसमें एक बच्चा और एक युवक बताए जा रहे हैं। इस बीच चूंकि रात में अंधेरा हो गया तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ी देर पहले बंद कर दिया गया। अब सुबह होने का इंतजार किया जा रहा है कि जब रोशनी होगी तब एक बार फिर से यहां पर रेस्क्यू किया जाएगा। कलेक्टर और SP भी मौके पर मौजूद थे, प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। होमगार्ड के जवानों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से रेस्क्यू को रोक दिया गया। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दरअसल इस इलाके की और उस वक्त की तस्वीरें जब ये अचानक हादसा हुआ। लोग देख रहे हैं आपके बीच में, बहाव के बीच में मौजूद रहे, यानी कि जब अचानक से पानी बढ़ना शुरू हुआ तब लोग कुछ समझ पाते। इससे पहले पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग बाहर नहीं आ सके और कुछ लोग उस बहाव में बह गए, जिसमें से 2 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें। विधानसभा चुनाव करीब हैं और छत्तीसगढ़ में चेहरे की सियासत तेज है। कांग्रेस जहां पहले भी भूपेश बघेल को अपना चेहरा बताकर बीजेपी को चेहरे पर घेरती रही, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस संगठन में हो रहे बदलावों को लेकर चेहरे पर सवाल उठाती रही है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी को चुनौती दी है कि उनके पास CM भूपेश बघेल का चेहरा है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो वो प्रदेश में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर दिखाएं। हमारे पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 15 साल रहने के बाद उनके पास चेहरा नहीं है कि प्रधानमंत्री पे चेहरे चुनाव लड़ ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान संभालते ही दीपक बैज ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बैज ने कोई नई बात नहीं की है, लेकिन बात वाजिब भी है कि आखिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस चेहरे के दम पर मैदान में जाएगी। बैज ने मोदी के नाम पर बीजेपी को चुनौती दी तो बीजेपी का तिलमिलाना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भूपेश बघेल को नकार दिया है और शैलजा जी ने कहा है, TS सिंहदेव ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पहले अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, बाद में प्रधानमंत्री जी की बात करें। जब बीजेपी ने कांग्रेस को चेहरे के नाम पर घेरा तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला और बीजेपी को हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार की याद दिला दी। साथ ही तंज भी कसा कि यहाँ भी तो बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था। मोदी के चेहरे पर अनेक राज्यों में चुनाव लड़े और उसमें उसको मात मिली है। अभी ताज़ा तरीन कर्नाटक की बात कर सकते हैं और हिमाचल की बात कर सकते हैं। तो स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वहीन भी हो गया प्रदेश में और मुद्दाविहीन भी है। वैसे ये बात सही भी है कि प्रदेशों के चुनाव में बीजेपी हर बार मोदी के फेस पर ही पूरा कैंपेन करती रही है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार कर लेने में हर्ज ही क्या है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा के पास चेहरे की एक बड़ी चुनौती है। इस बीच नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी चुनौती एक और दे डाली है कि अगर हिम्मत है तो भाजपा मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े। उनका कहना है कि हमारे पास सीएम भूपेश बघेल और अन्य नेताओं के चेहरे हैं जिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना होगा क्या कांग्रेस की चुनौती बीजेपी स्वीकार करेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो मध्य प्रदेश में आज से 14 अगस्त तक बीजेपी विकास पर्व मना रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में दौरा करेंगे और विकास कार्यों की सौगात देंगे, जिसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि चुनाव आते ही राज्य सरकार दिखावा शुरू कर देती है और नारियल लेकर प्रदेश में निकल पड़ती है, जिसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता एमपी में सिर्फ चुनावी टूरिज्म करने आते हैं, जबकि बीजेपी सच्चा विकास करती है। कि मुझे लगता है जब जब चुनाव आते हैं मुख्यमंत्री जी नारियल लेते और सड़क पर निकल जाते हैं और रोज झूठ बोलने का काम करते हैं। वो स्मार्ट सिटियाँ कहाँ हैं, वो गो अभ्यारण्य कहाँ है, वो 1 लाख रोजगार कहाँ है। नौजवान पूछ रहे हैं कि पिछली बार सदन में हमने सवाल लगाया था कि आपने 2020 में बनने के बाद कितनी लगभग 2300-2700 घोषणाएं करी, कितनी पूरी। कांग्रेस इस भावना को और इन कार्यों को कभी भी नहीं समझ सकती, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकलते हैं। कमान उन प्रियंका गांधी के हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने कभी स्वयं चुनाव नहीं लड़ा है। तो पटवारी भर्ती में हुए घोटाले को लेकर इंदौर यूथ कांग्रेस ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। अभिनव नगर में पटवारी परीक्षा के अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर मामा की टोपी अभियान शुरू किया गया, जिसमें सीएम का मुखौटा पहनकर बेरोजगार युवाओं को टोपी पहनाई गई। साथ ही कहा गया कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बड़े भ्रष्टाचार को कांग्रेस सरकार जरूर उजागर करेगी। तो इंदौर में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूक कर रहा है और इसी कड़ी में प्रशासन ने रविवार को शहर में बाइक रैली निकाली। रैली में 100 से ज्यादा बाइक राइडर्स शामिल हुए, जिन्हें कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंदौर का है ना एक मैप भी है ना विश्व लेवल पे है ना दुनिया के ना जा रही है सर। हमारे कितने भी है ना कंट्री से लोग आएंगे, इंदौर की ना चीज़ें देखेंगे। हमारी है ना चप्पन दुकान की है ना स्ट्रीट फूड कैपिटल बोलते हैं इंडिया का, वो भी देखेंगे कि हमारी है ना अमृतस्य मध्य प्रदेश की एक कल्चरल प्रोग्राम है 35 मिनट्स का, वो भी है ना उनके सामने रखा जाएगा कि पूरी मध्य प्रदेश है ना किस प्रकार का है, नेचुरल से लेकर हेरिटेज से लेकर सभी चीज़ें। तो डाक विभाग अब श्रद्धालुओं के लिए नई सौगात लेकर आया है। पोस्टमैन आपके घर तक ज्योतिर्लिंग, तीर्थ दर्शनों का प्रसाद और गंगोत्री का जल लेकर आएंगे। प्रसाद को उसकी सामग्री उनके मुताबिक अलग अलग राशि में डिवाइड किया गया है, जिसे कोई भी आम व्यक्ति डाक विभाग के माध्यम से बुक करा सकता है और घर बैठे प्रसाद हासिल कर सकता है। पोस्टमैन खुद आपका प्रसाद लेकर आपके घर तक पहुंचाएगा। ये योजना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई है। इससे पहले पोस्ट ऑफिस गंगोत्री का जल उपलब्ध करा रहा था। इसके साथ साथ अब प्रसाद भी घर बैठे उपलब्ध हो सकेगा। लोगों ने खुशी जाहिर की है। सेवा के तहत एक मनी ऑर्डर करने के बाद महज 5 से 7 दिन के अंदर देश के किसी भी कोने में आपके घर को पर प्रसाद का पैक डिब्बा डाकिये द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। ये प्रसादम योजना के अंतर्गत वो प्रसाद बुक किया था, जो कि आज मुझे प्राप्त हुआ है। समय अभाव के कारण मैं अपने माता पिता जो कि वृद्ध हैं उनको माँ काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने नहीं ले सका, जिसका मुझे आज प्रसाद सावन के पहले सोमवार को ही मुझे मिला है। वो तीर्थ स्थल का प्रसाद पोस्टमैन के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको घर पर मिल जाएगा। इसमें करना ये है कि एक मनी ऑर्डर डाकघर में आके एक मनी ऑर्डर करना है और मनी ऑर्डर किस नाम पे करना है इसकी पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे ही मनी ऑर्डर होगा वैसे ही 5 से 6 दिनों के अंदर उनके घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्टमैन वो प्रसाद उनको वितरित करेंगे। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर कोंडागांव पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम का जोरदार स्वागत हुआ। टोल प्लाजा से शुरू हुआ स्वागत का सिलसिला कई जगहों तक चलता रहा। सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मरकाम ने स्वागत के लिए लोगों का आभार जताया। पूरा लक्ष्य हासिल करना पड़ता है। ये हमारे बचे 100 दिन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना हमारे लिए पर्याप्त है।
4.5 सालों में हमारी सरकार ने जो काम किया है, उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बालोद जिले से एक दंतैल हाथी विचरण करते हुए कांकेर पहुंच गया है। इस दौरान बीच रास्ते में पड़ने वाले गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पेवारी ग्राम में हाथी ने एक मकान को तोड़ दिया, तो वहीं लिमौडी वन परिसर क्षेत्र में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुरघा फोड़े है, ताला छिवत गए है, आदमी मन बहुत डर गए थे। खानी खपरा तोड़े है, दीवार लटोड़े है और तार लगा छित गए है। बोरी में धान रहीस भिगोलो वाला बोए बा खेत में तेला हाथी है निकाल के खादीस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वानी के दौरे पर रहे। यहां नागलवाड़ी के शिखर धाम में सीएम ने भिलट देव भगवान के दर्शन किए। आशीर्वाद लेने के बाद सीएम ने नागलवाड़ी में 1173 करोड़ की लागत से बनी नागलवाड़ी परियोजना और 155.72 करोड़ की लागत से बनी पाटी सिंचाई परियोजना का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण किया। इन योजनाओं से बड़वानी के 50 और खरगोन जिले के 74 गांवों में सिंचाई का लाभ मिल सकेगा। इस दौरान सीएम ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उज्जैन की तर्ज पर भिलट देव महालोक बनाया जाएगा। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तब खरगोन बड़वानी जिले में किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करनी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये असंभव है। लेकिन अब शिवराज सिंह के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए पानी लाना मेरे लिए जीवन का मिशन है। नागलवाड़ी योजना और पार्टी योजना दोनों का लोकार्पण किया। इन दोनों योजनाओं से बड़वानी जिले में और खरगोन जिले के कई गांवों में सिंचाई की व्यवस्था होगी। आज भिलट देव के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। अद्भुत सिद्ध स्थान है, जनता की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है और इसलिए भिलट देव लोक हम लोग यहाँ बनाएंगे। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर बैठक की। बैठक के बाद संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों विषयों से संबंधित अपनी टीम के साथ बातचीत और चर्चा करती रहती है। मीटिंग में कई विषयों पर चर्चा हुई है। आगे कैसे बढ़ना है, इस पर भी फैसला किया गया। संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों विषयों से संबंधित अपनी टीम के साथ बातचीत और चर्चा करती रहती है। प्रियंका गांधी कोई नया विषय नहीं है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की नेता हैं, ये पहले भी थी, आज भी हैं, तो इसमें कोई चिंता की और आश्चर्य की क्या बात है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोक कलाकार से भेंट मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि उनके निराकरण का भरोसा भी दिया। कलाकारों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कलाकारों ने फिल्म टेक्नोलॉजी के लिए इक्विपमेंट्स पर सब्सिडी की मांग की है। उन्हें इस तरह की सुविधा और सब्सिडी मिल जाए जो मुंबई ओडिशा जाने में लगने वाले समय और पैसे दोनों की उनकी बचत होगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में इस काम में बहुत देर लगती थी, अब हम ऐसा नहीं करते हैं। रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 600 से ज्यादा कलाकारों ने मुख्यमंत्री से भेंट मुलाकात के बाद संतुष्टि जताई। वहीं सरकार की लोक कलाकारों को साधने की कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कलाकारों को काम नहीं मिल रहा है, वो भूखे मर रहे हैं, उन्हें किसी तरह की पेंशन भी नहीं मिल रही। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक बीजेपी को मौका मिला, फिर भी कलाकारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो यदि यहाँ उस प्रकार की सुविधा मिल जाए या उनको सब्सिडी मिल जाए तो ये लोग बॉम्बे जाते हैं या उड़ीसा जाते हैं, उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और क्वालिटी अच्छा होगा। हम लोगों ने जो नीतियाँ, जो शर्तें रखी थी फिल्म के संबंध में, वो पूरी हो गई है। मतलब माल में पहले हमारी पिक्चर नहीं लगती थी, वो लगना शुरू हो गई है। फिल्म नीति 2021 तैयार हो गई है और अब सब्सिडी भी वो देने की तैयारी हो गई है। सब्सिडी देने के लिए फॉर्म भी आ गया है। प्रयास है, सारे कलाकार खुश हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री उनके पास आके उनके साथ बैठ के सेल्फी लेके उनका हौसला अफजाई किए, उनको ताकत दी है, तो बहुत अच्छी बात है। बेचारे लोग कलाकार भूखे मर रहे हैं, जिनके पेट में अन्न का दाना नहीं है और जिनको काम नहीं दे रही है राज्य सरकार, उनके मिलने से कोई फायदा नहीं होगा।
स्ट्रीट वेंडर्स को साधने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें रोजाना होने वाली वसूली पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी जबलपुर में स्ट्रीट वेंडर्स को रोजाना होने वाली बाजार वसूली से कोई राहत नहीं मिली है। आलम यह है कि सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहा जबलपुर नगर निगम फुटपाथ पर कारोबार करने वालों से हर रोज बाजार शुल्क की वसूली कर रहा है। दरअसल जबलपुर शहर में 25,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिनसे नगर निगम बाजार विभाग के अलावा ठेकेदार के जरिए वसूली करवाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजाना होने वाली बाजार शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाने के आदेश नगरीय निकायों और नगर निगम को दिए थे, लेकिन जबलपुर नगर निगम मनमानी वसूली कर रहा है। 5 रुपए रसीद मिलती है, पर्ची। कितने दिन का? पूरे 1 दिन का। तो लगाने के बाद वो फिर कार्रवाई नहीं करते? कुछ नहीं करते। ले रहा तो दे रहे हैं, पर्ची दे रहा। 5 रुपए नगर निगम लेता है तो 5 रुपए क्या होता है आज के युग में। लेकिन रही बात तो 10 रुपए की गंदगी करते, कितनी गंदगी करते बताइए। निगम सफाई करता है, उनकी व्यवस्था देता है, इसके तहत 5 रुपए लेता है, लेकिन वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उसको सालाना करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। धार में 4 साल की मासूम के अपहरण का मामला सामने आया है। दरअसल पीथमपुर से एक मासूम अचानक से लापता हो गया, जिसे लेकर परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस एक्टिव हो गई और आसपास के सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को अहम सुराग मिला। मासूम बच्ची आरोपी गोवर्धन प्रजापति के साथ भोपाल की एक ट्रेन में सवार होती नजर आई। पुलिस ने तत्काल भोपाल रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दी। भोपाल में मासूम के ट्रेन से उतरते ही पुलिस ने बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी को भी पकड़ लिया। बाद में भोपाल पहुंची पीथमपुर पुलिस टीम को बच्ची को सौंप दिया गया और आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 वर्ष की बच्ची शाम 4 बजे से अपने घर से लापता है। सूचना पर तुरंत ही मनमानी कॉलोनी पर पहुंच करके जानकारी ली गई तो ये पता चला कि गोवर्धन प्रजापति को आयशर चौराहे तरफ जाते हुए देखा गया है। जब रेलवे स्टेशन पे चेकिंग की तो बच्ची गोवर्धन प्रजापति के साथ बरामद हो गई। तो रायपुर पुलिस ने जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी के तहत अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ी महिला समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से गांजा समेत एक पिस्टल भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक रायपुर से लगे आरंग इलाके के पारा गांव मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक तेज रफ्तार एसयूवी आती हुई दिखी तो पुलिस ने वाहन रोककर तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों से पिस्टल तो जब्त हो गई, लेकिन गांजे की एक पत्ती भी नहीं मिली। सूचना के आधार पर वाहन नंबर और उसमें सवार लोगों की जानकारी तो सटीक थी, लेकिन गांजा नहीं मिलने से पुलिस परेशानी में पड़ गई। पुलिस ने गाड़ी की डिग्गी समेत वाहन की छत की सीलिंग तक उखाड़ दी, लेकिन गांजा नहीं मिला। पुलिस ने महिला समेत तीनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि कार के इंजन बोनट के नीचे गांजा छिपा है। जिसके बाद पुलिस ने 8.5 किलो गांजा समेत करीब 5.5 लाख का सामान जब्त किया। बोनेट के नीचे टोटल 8 किलो 500 ग्राम गांजा होना पाया गया और तलाशी के दौरान कार से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। उनके विरुद्ध थाना आरंग में 20B NDPS की एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो रायपुर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विधानसभा रोड, रिंग रोड नंबर 3, फ्लाईओवर समेत कई किलोमीटर तक सड़कें पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ल ने। भरी बारिश के समय में पीडब्ल्यूडी विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही कर रहा है। आप शहर से जुड़ी कोई भी बाहरी सड़क पे जाइए, आपको अंधेरा पसरा हुआ मिलेगा। नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा मुख्य सड़क का। अब जब मोवा ओवरब्रिज पार करेंगे देखेंगे विधानसभा की ओर जो जाने वाली सड़क है उस पर आधी से ज़्यादा लाइटें जो है पूरे तरीके से बंद है। ये रास्ता पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है और 60% से ज़्यादा लाइटें इसमें बंद है। अगर कैमरे की लाइट हम बंद कर दें कुछ समय के लिए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और 2 व्हीलर्स जो होते हैं, दोपहिया चालक, साइकिल चालक, उनके लिए सड़क
काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये अकेली सड़क नहीं, आपको आगे हम ले जाएंगे, दिखाएंगे फ्लाईओवर क्या ही हाल है। रिंग रोड नंबर 3 की आप बात कर लीजिए, 2 की आप बात कर लीजिए, सभी जगह जो है अंधेरा पसरा हुआ है, लेकिन ना तो अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान दे रहे हैं। हम रिंग रोड नंबर 3 विधानसभा चौक के पास फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। यहाँ का अंधेरा आपको दिखा रहे हैं। जब गाड़ी और कैमरे की लाइट बंद करेंगे आप देखेंगे कि इतना अंधेरा पसर जाता है कि 10 फीट दूर खड़ा आदमी भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और यही जो कारण है वो अपराध का और एक्सीडेंट का कारण बनता है। ये फ्लाईओवर है वो भी पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। अभी हम ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस कदर लोगों को इस अंधेरे भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। कार वालों को शायद फर्क ना पड़े, लेकिन दोपहिया चालक, साइकिल चालकों की आप हालत सोचिए, जो काम से रोजगार से लौट रहे होंगे, किस अंधेरे में गुजरना पड़ता है। अंधेरे में डूबा हुआ, कीचड़ से भरा हुआ करोड़ों रुपए का फ्लाईओवर। जी हाँ, विधानसभा रोड पे हम फ्लाईओवर पे खड़े हैं, करोड़ों रुपए की लागत से बना है, लेकिन आप देखेंगे पूरे तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है। 1 किलोमीटर का जो फ्लाईओवर है उसमें दोनों तरफ में एक भी इस पे लाइट नहीं जल रही है। सोचिए कि दोपहिया चालक क्या करेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये कीचड़ आप देखिए, ये जो पट्टी दिख रही है ये 2 व्हीलर को चलने के लिए है। लगभग 3-4 इंच मोटा कीचड़ इस पे है, और जब ट्रकें आएंगी तो 2 व्हीलर को इस पे ही चलना होता है। देखिए निशान भी है, अगर स्लिप होगी गाड़ी तो सोचिए उसका क्या होगा। अब आपको नीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये मुख्य सड़क है विधानसभा से रायपुर आने जाने की, पूरे तरीके से अंधेरे में डूबी हुई है। लगभग आधा किलोमीटर दिखाई दे रहा है, एक भी लाइट इस पे जल रही नहीं है। लगता है जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तभी ये लाइट जो है वो जलाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, एनएचएआई के अधिकारी, कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। लोगों की जान जाए तो जाए। तो लगातार हम अपनी खबर में दिखा रहे हैं कि कैसे रायपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड है, फ्लाईओवर है, अंधेरे में पसरा हुआ है, लेकिन इसको लेकर ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही अधिकारी कोई संज्ञान ले रहे हैं। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना होने का लगता है, ये इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही जागेंगे और सुधार कार्य करेंगे। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। जोहिला डैम के 4 गेट को खोलकर पानी छोड़ा और फिर पानी को देखते हुए 2 गेट बंद भी कर दिए गए। रात में 2 गेटों को खुला रहने दिया गया। 2 गेट 2-2 मीटर खोले गए और 2 गेट को 1-1 मीटर तक खोला गया था। इससे पानी की निकासी होती रही। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के अधिकारी ने बताया कि शाम को 4 गेट खोले गए और पानी छोड़ा गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार बना रहेगा। नमस्कार।